आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अब सेकंड हम टाइप ऑफ रेशो। हमने लिक्विडिटी रेशियोज कंप्लीट कर ली। अब सेकंड टाइप ऑफ रेशो है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियोज। हमने जब इंट्रो लिया चैप्टर का तो तभी हमने पढ़ा कि सॉल्वेंसी रेशियोज चेक करती हैं हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, यानी कि एक फर्म की एबिलिटी की वो अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे ऑफ करने लायक है या नहीं। तो उसमें सबसे पहली रेशो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो एज अ नेम सजेस्ट ये बताएगा द रिलेशनशिप बिटवीन द डेट एंड इक्विटी, कि एक कंपनी कितना डेट पे डिपेंड है और कितना इक्विटी पे डिपेंड करती है। ये चीज आप जज कर सकते हो इस रेशो से। बट सबसे पहले हम समझ लें कि डेट का मतलब क्या है। फॉर्मूला तो है डेट अपॉन इक्विटी, बहुत इजी है, नाम से ही आपको फॉर्मूला पता चल रहा है डेट अपॉन इक्विटी। बट यहाँ पर डेट से आपका क्या मतलब है? डेट तो दो तरीके के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। बट जब भी हम यहाँ पे सिर्फ डेट बोलेंगे ना तो उसका मतलब सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी होगा, यानी कि यहाँ हम करंट लायबिलिटी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद दूसरा टर्म लिखा हुआ इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। तो इसका दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड भी है और इसका तीसरा नाम प्रोप्राइटर्स फंड भी है। और फॉर्मूला क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी और इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स होंगे, यानी कि अगर किसी भी चीज के आगे अगर रिजर्व लिखा है, चाहे वो जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, चाहे किसी भी तरीके का रिजर्व दे रखा है, वो आएगा। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, और देखो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब आप टोटल आप कर लोगे तो आपको इक्विटी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी जो आइडल रेशो है वो 2:1 है, यानी कि ये बेनिफिशियल रहता है कि इक्विटी के कंपैरिजन में जो डेट है वो डबल हो। ठीक है, अगर ये हायर रेशो आती है आपकी, मतलब आपको 2:1 से भी ज्यादा ये रेशो देखने को मिलती है, तो ये शो करेगी कि जो कंपनी है वो ज्यादा डिपेंड करती है डेट के ऊपर, और डेट ज्यादा लेना हाई रिस्क को शो करता है, यानी कि सेफ्टी कम है। वहीं पे अगर ये रेशो लो आती है, यानी कि 2:1 से थोड़ी सी कम आ रही है, तो वो ये शो करेगा कि अब आप इक्विटी पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हो, आप डेट से पैसा कम रेज करते हो और उससे सेफ्टी मार्जिन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, वाइवा में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशो। आपको डेट इक्विटी रेशो निकालना है और आपके पास इंफॉर्मेशन है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व है 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 50,000, 10% डिबेंचर्स है 1,30,000 और करंट लायबिलिटीज दे रखी है आपको 1 लाख की। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? डेट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? डेट की। और डेट से मतलब क्या होता है यहाँ पे हमारा? लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी आप जिसे कहते हैं। देखिए, बताइए कौन सी है नॉन करंट लायबिलिटी? डिबेंचर्स क्या होते हैं? क्वेश्चन खुद ना कहे, डिबेंचर्स नॉन करंट ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिबेंचर्स कभी करंट लायबिलिटी नहीं हो सकते हैं, बट वो स्पेसिफाइड, सिर्फ डिबेंचर्स को हम नॉन करंट लायबिलिटी ही कह सकते हैं। तो आपके पास डेट आ गए 1,30,000 के। नाउ अब हमें चाहिए इक्विटी। अब इक्विटी के लिए मैंने कहा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की। रिजर्व के नाम से एक जनरल रिजर्व है 90,000 और एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 50,000 का प्रॉफिट। क्या करंट लायबिलिटी का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। तो टोटल इक्विटी कितने की आई? 6,40,000। बस यहाँ पे आप पुट कर दीजिए अपनी डेट इक्विटी रेशो के लिए 1,30,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, तो डेट इक्विटी रेशो निकल कर आई 0.203:1। इसको भी आप प्योर रेशो की फॉर्म में ही निकालेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, चाहे डेसिमल में आंसर आए कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको निकालना होता है, बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक 0 आ गया था तो आपको 3rd डिजिट भी निकालनी होगी। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए।
सो 42 क्वेश्चन के अंदर भी आपको डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 8,40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,40,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी हैं 10%, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, बहुत कुछ है, बाद में देखेंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? डेट अपॉन इक्विटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डेट कौन कौन से है। अगेन डेट का मतलब क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन में नॉन करंट लाइबिलिटी है क्या आपके पास? आपको क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी हैं। देखो आप याद करो थोड़ा सा फिर से बैलेंस शीट की तरफ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है ना, उसके अंदर भी दो चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इन दोनों को मिला के बनती है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आपको क्वेश्चन में दोनों चीजें ही तो गिवन है, जिसमें 4,20,000 की तो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और 1,40,000 के लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 1,60,000। उसके बाद इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इक्विटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वैसे में क्या करें? कोई फॉर्मूला भी ध्यान नहीं आ रहा। तो याद है जब फॉर्मूला ध्यान नहीं आता तो क्या करते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। यहां पर आपको बैलेंस शीट के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे एसेट्स की सारी चीजें दे रखी हैं। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स आते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखो जरा फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं 8,40,000 के, पर डेप्रिसिएशन भी है, ग्रॉस है वो। ग्रॉस का मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्टेड नहीं है, और ये नेट फिक्स्ड एसेट्स होते हैं बेसिकली। तो यहां पर आप 8,40,000 में से 1,40,000 माइनस करोगे तो कितने हो गए? 7 लाख। तो ये हो गए आपके 7 लाख के। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपके पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, 56। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56 और करंट एसेट्स 50,000, 1,40,000 के, 3,50,000। तो अब यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ रहा है? आया हमारा 11,20,000। भाई अगर एसेट्स 11,20,000 के हैं तो लाइबिलिटी भी 11,20,000 की हुई। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। आपने अभी अभी नॉन करंट लाइबिलिटी निकाली है यहाँ पे 5,60,000 और क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी आपको गिवन है 2,80,000। तो क्या शेयर होल्डर फंड नहीं निकल सकता? 11,20,000 में से आप कितना माइनस करोगे? 8,40,000। 11,20,000 में से 8,40,000 माइनस करें, कितने का आया शेयर होल्डर फंड? तो ये आया आपका 2,80,000। ठीक है, अब यहां से बेसिकली फॉर्मूले में बहुत बार आपको लिखवा चुके, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। आपने सबसे पहले यूज किया अपना फॉर्मूला टोटल एसेट्स का। टोटल एसेट इक्वल्स टू एनसीए प्लस एनसीआई प्लस एलटीएलए प्लस सीए। तो आपको ये 11,20,000 मिल गया। फिर उसके बाद आप लिखेंगे टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी। फिर टोटल लाइबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो वहां से आपको शेयर होल्डर फंड मिल चुका है कितना? 2,80,000। तो डेट है आपके पास 5,60,000 के और ये है आपके पास 2,80,000। तो रेशियो कितनी निकल कर आई? 2:1। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख की, शेयर होल्डर फंड है 2 लाख का और डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने। सिर्फ दो इंफॉर्मेशन दे रखी है भाई, हम बाद में देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि हमें आधा नंबर अपना पक्का करना है। सो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, जहां पर डेट से हमारा मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट से और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, 2 लाख का हमें शेयर होल्डर फंड यानी कि जिसे हम इक्विटी कहते हैं वो गिवन है। अब बात आती है डेट की। अब डेट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारा काम करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख की, शेयर होल्डर फंड 2 लाख है और आपको चाहिए नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी निकल कर आ चुकी है 6 लाख और नॉन करंट लाइबिलिटी को ही आप डेट कहते हो। सो योर डेट इक्विटी रेशियो इज 3:1। सिंपल। 7 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मोनिका लिमिटेड हैज क्विक रेशियो ऑफ 1.5:1। आपको क्वेश्चन में क्विक रेशियो गिवन है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हाँ, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया 1.5:1। अभी आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हमने ये लिख कर रख दिया कि क्विक रेशियो कितनी है। उसके बाद इट्स वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000, इट्स इन्वेंट्रीज आर ऑफ 80,000, टोटल एसेट्स
टोटल एसेट्स ऑफ 3,80,000 एंड टोटल डेट्स ऑफ 2,80,000। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। निकालना क्या है पहले तो वो देखते हैं। हमें निकालना है क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशो। अब डेट इक्विटी रेशो के लिए अगेन क्या चीज की जरूरत है? डेट अपॉन इक्विटी। क्या क्वेश्चन में आपके पास डेट है? मेरे पास क्वेश्चन में डेट के नाम से टोटल डेट है। अब ये बात इतने क्वेश्चंस करने के बाद ये तो हमें याद हो चुका है कि टोटल डेट्स का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो अगर मेरे पास टोटल डेट्स 2,80,000 के हैं पर मेरे पास ना तो नॉन करंट लायबिलिटी है ना ही करंट लायबिलिटी है, तो चलो अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। उसके अलावा आपके पास ना क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल भी है, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में टोटल एसेट्स भी हैं। अब टोटल एसेट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं? टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल लायबिलिटी के। और टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, है ना। अब आपको दिख रहा है कि ये और ये इक्वल है। इसका मतलब अगर टोटल लायबिलिटी 3,80,000 की है, शेयर होल्डर फंड हमें नहीं पता कि कितने का है, बट हाँ इन दोनों का टोटल हमें जरूर क्वेश्चन में गिवन है। वो कितने का टोटल है आपके पास? 2,80,000 का। तो देखो यहां से आपको शेयर होल्डर फंड मिल गए, डायरेक्टली आपको शेयर होल्डर फंड मिल गए 1 लाख के, और इसी को ही आप इक्विटी कहते हो। चलो एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई। अब आपको दूसरा ढूंढना है डेट, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। किसी तरीके से अगर मुझे करंट लायबिलिटी मिल जाए तो बस काम बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटी निकालने के लिए यहाँ मेरे पास या तो करंट एसेट्स आ जाएं या फिर किसी तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगी तो काम ही बन जाएगा। क्या करें? ये रेशो क्यों दे रखी है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी निकाली जाए। मैंने देखा यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि रेशो दे रखी है। इस रेशो का कुछ तो यूज होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से करंट लायबिलिटी निकलनी होगी, बट क्विक एसेट्स भी तो नहीं है। क्विक एसेट्स को थोड़ा सा और ओपन करके देखें तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ ऐसा होता है। क्वेश्चन में आपको कुछ दे रखा है, आपके पास इन्वेंट्रीज हैं 80,000 की, ये जीरो हो जाएंगे। करंट एसेट्स माइनस 80,000, ये हो गया जीरो। अभी भी लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी है, अभी भी हमारे पास नहीं आया, बट हाँ ये वैल्यू यहाँ पुट जरूर की जा सकती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 1.5 CL इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस 80,000। अब यहाँ से आप करंट एसेट की वैल्यू निकाल लो 1.5 CL प्लस 80,000, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करो। आपके पास कितने के हैं वर्किंग कैपिटल? 1,20,000 की वर्किंग कैपिटल है, और ये है 1.5 CL प्लस 80,000 माइनस CL। तो 1,20,000 माइनस 80,000 कितना हो जाएगा? 40,000। 1.5 माइनस 1 तो 40,000 डिवाइडेड बाय 0.5, 80,000 की करंट लायबिलिटी आ गई। ठीक है, अब 80,000 की करंट लायबिलिटी आ गई। टोटल डेट से आपके पास 2,80,000 के एनसीएल हम निकालना चाहते हैं, ये हमें 80,000 मिल चुका है, तो एनसीएल कितना आ गया? 2 लाख। तो यहां आपने 2 लाख लिखा अपनी नॉन करंट लायबिलिटी, तो डेट इक्विटी रेशो कितनी आई? 2:1। अब देखो कितना फॉर्मूले का खेल है, कहां से हमने फॉर्मूले निकाले हैं पहले। तो सोल्वेंसी रेशियोज में हमारे पास सेकंड रेशो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। हमने डेट इक्विटी में रिलेशनशिप पढ़ा बिटवीन द डेट एंड इक्विटी, अब वही रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड डेट, और फॉर्मूला भी यही कहता है टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, जहां पर टोटल एसेट्स हमारे किस चीज का समेशन है? आपके नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट्स। अब मैंने डायरेक्टली इससे लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बहुत तरीके से ये चीज बता चुकी हूँ। और डेट का मतलब सीधा सीधा क्या है? आपके नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर ये रेशो हायर आती है तो ये लेंडर्स की सेफ्टी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जितने ज्यादा एसेट्स आपके पास होंगे दैट मींस आपकी उतनी एबिलिटी है कि आप अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे ऑफ कर सकते हो। बट अगर ये रेशो लो आती है तो लोअर सेफ्टी है फॉर द लेंडर्स। आप यहाँ पे चाहिए चीज ऐड भी कर सकते हो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 पे। सो क्वेश्चन इज टोटल डेट 15 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है।
सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना है। देखो एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसे मत लिखना जैसे मैं लिख रही हूं, ऐसे लिखना, ठीक है, पूरा पूरा लिखना है। ये तो हम फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब आपको चाहिए क्वेश्चन में टोटल एसेट्स, बट आपके पास क्वेश्चन में टोटल एसेट्स तो है ही नहीं। और डेट की मैं बात करूं तो टोटल डेट है आपके पास, ठीक है। तो आपको टोटल एसेट्स और डेट रेशियो निकालने के लिए टोटल एसेट्स और डेट चाहिए। क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्टली ना तो टोटल एसेट्स है ना ही डेट, बट आपके पास क्वेश्चन में एक चीज अवेलेबल है। टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। हमारे पास टोटल डेट है 15 लाख के, नॉन करंट लाइबिलिटी ही तुम निकालना चाहते हैं, और करंट लाइबिलिटी कितने की है? करंट लाइबिलिटी हमारे पास 5 लाख की। तो नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई हमारे पास 10 लाख। तो डेट तो मिल गई आपको, इसी को ही आप डेट कह देते हो। उसके बाद अगली दौड़ है हमारी टोटल एसेट्स निकालने की। अब देखो क्वेश्चन में मुझे कहीं फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब चीजें नहीं है, तो पता है कहां से रास्ता निकलेगा? हमेशा फिर ऐसा रास्ता निकलता है टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी से। अब टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर होती है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। अब आपके पास शेयर होल्डर फंड होना चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए, करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए। देखो टोटल डेट इन दोनों का समेशन होता है, और वो आपके पास ऑलरेडी 15 लाख है। अगर कहीं से शेयर होल्डर फंड भी मिल जाए तो काम बन जाएगा। अब उसके लिए आपने कहा कि हमारे पास एक और चीज अवेलेबल है, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। कितने की कैपिटल एम्प्लॉयड है? 15 लाख। आपके पास 15 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, और शेयर होल्डर फंड आप निकालना चाहते हो। नॉन करंट लाइबिलिटी अभी आप निकाल के आए हो 10 लाख की, तो आपके शेयर होल्डर फंड आ गए 5 लाख के, ठीक है। अब इसी को आप यहाँ पे यूज करोगे तो लाइबिलिटी आपकी निकल कर आएगी 20 लाख, और अगर टोटल लाइबिलिटी 20 लाख है तो टोटल एसेट्स भी कितने होंगे? 20 लाख। तो बस अब आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल है, ये है 20 लाख और ये है 10 लाख। तो रेशियो आ गई आपकी 2:1। बताइए कोई डाउट है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 पे। अब फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। आपको बहुत सारी चीजें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर पढ़ेंगे। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टोटल एसेट्स की। आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स की बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है, डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बट क्या सारी चीजें टोटल एसेट्स में आती है? नहीं। हम अपनी हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या आता है। नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और प्लस करंट एसेट्स। तो अब देखो जरा, आपके पास क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसके ब्रैकेट में लिखा है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब है कि उसमें से अभी तक आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। यहां आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही लिखना होता है। तो अगर 6 लाख की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और उसके ऊपर 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो कितने के नॉन करंट एसेट्स आए? उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको देखो नेक्स्ट ही दे रखे हैं सीधे सीधे 10,000 की। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 40,000 के हैं, और करंट एसेट्स आपके पास 2,50,000। तो देखो आपको टोटल एसेट्स मिल गए। आपके टोटल एसेट्स आ चुके हैं 8 लाख के। अब ऐसे ही आपको डेट की रिक्वायरमेंट है, और डेट को आप बोलते हो नॉन करंट लायबिलिटी। आप देखो कि आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी पहले डायरेक्ट है क्या? देखो नॉन करंट लायबिलिटी भी ना 2 चीजों से मिलकर बनती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब आपको वो दे रखा है, आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है 3 लाख, आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है 1 लाख, तो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी हो गई 4 लाख की। ठीक है भाई, बस सारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई। आपके पास एसेट्स आ गए 8 लाख के और डेट आ गए आपके पास 4 लाख के, तो रेशियो निकल कर आ गई 2:1। ठीक है। थर्ड रेशियो है हमारे पास यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अगेन अब यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी चेक करने जा रहे हो कि आपकी अब इक्विटी आपके टोटल एसेट्स के कितने टर्म्स में, मतलब कितने टाइम्स आप ये देख सकते हो कि आपके प्रोप्राइटर फंड कितने और आपके टोटल एसेट्स उसके कंपैरिजन में कितने हैं, तो उनके बीच का रिलेशनशिप प्रोप्राइटरी रेशियो बताता है। प्रोप्राइटर्स फंड को ही शेयर होल्डर फंड और इक्विटी कहते हैं, ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं।
अगर ये रेशो हायर आती है तो वही एडिक्वेट सेफ्टी है हमारे अनसिक्योर्ड लेंडर्स के लिए, बट अगर वहीं पे ये रेशो आपकी लो देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि वहां पर उनको सेफ्टी नहीं है। बट बहुत ज्यादा हाई रेशो आना भी ये ठीक नहीं होता है। ठीक, अच्छा, ये इकलौती ऐसी सोल्वेंसी रेशो है जिसे आप प्योर रेशो और परसेंटेज दोनों की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अब देखो क्वेश्चन जो है 61, उसके अंदर आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस, डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और अदर करंट एसेट्स दे रखे हैं। हम सबसे पहले प्रोप्राइटर्स फंड की अगर बात करें तो हमें पता है कि प्रोप्राइटर्स फंड होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इन सरप्लस। तो आपके पास देखो शेयर कैपिटल 3 लाख प्लस 1.5 लाख, यानी कि शेयर कैपिटल आपके पास दो तरीके की है ना, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो दोनों का टोटल आ गया आपको 4,50,000। रिजर्व्स इन सरप्लस आपको 75 के गिवन है, तो दैट मींस आपके पास प्रोप्राइटर्स फंड आ गया है 5,25,000। चलो, एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई। अब टोटल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में ना कहीं आपको टोटल एसेट्स डायरेक्ट ही दे रखे हैं। जरा अगर हम ध्यान से देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अदर करंट एसेट्स, तीनों ही तो टोटल एसेट्स का पार्ट है, और आपको उन्होंने टोटल दे रखा है कितना, 7,50,000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.70:1, और अगर आप इसे इंटू 100 कर देंगे ना तो ये 70% हो जाएगा। तो प्रोप्राइटरी रेशो परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, थोड़ा सा डिफरेंट है और डायरेक्ट करने लायक नहीं है, मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशो इफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज 2:1। डेट दे रखे हैं 5 लाख के, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 40%। आजादी क्या क्या दे दिया है, एक काम करते हैं, जो जो इन्होंने दिया है उसे लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो उन्होंने हमें कहा कि प्रोप्राइटरी रेशो निकालनी है, हमने फॉर्मूला लिख दिया प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। वो दे रखी है आपको 2:1, और उसी के आगे देखो डेट भी दे रखे हैं 5 लाख के। क्या मिला यहाँ से मिल गए 10 लाख, यहां से मिल गए आपको टोटल एसेट्स 10 लाख के। ठीक है, हमारी एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई। आगे क्या है हमारे पास, आगे दे रखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ना 0.5 है, किसका, डेट का 0.5 है। अब आपके पास 0.5 इंटू डेट कितने के हैं क्वेश्चन में, 5 लाख के। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की रही होगी, 20 लाख, नहीं 2.5 लाख की। आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। आगे बोला गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500। आगे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 10 लाख एट द रेट ऑफ टैक्सेस 40%। आपको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्यों अभी बताती हूँ, पहले निकाल लें फिर बताती हूँ। 10 लाख का टैक्स है, 10 लाख का प्रॉफिट है, और उसके ऊपर 40% का रेट ऑफ टैक्स है, तो 10 लाख का 40% कितना हुआ, 4 लाख। तो ये आ गया आपका 6 लाख। क्यों मुझे ये निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे ना प्रोप्राइटर्स फंड निकालना है, और प्रोप्राइटर्स फंड होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। भाई शेयर कैपिटल तो ये रही आपके दोनों 2,50,000 प्लस 62,500, आपका 3,12,500। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है सारे रिजर्व्स, लेकिन सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, तो इसलिए मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी। तो ये आया हमारा 6 लाख। तो बेसिकली 9,12,500 का आपके पास प्रोप्राइटर्स फंड आ चुका है। तो बस आप इसे यहाँ पे लगा दो, यस 0.912:1, ये आ गया हमारा आंसर। परसेंटेज में निकालना है, इनटू 100 कर देना। ठीक है, तो यहां तक हमारी प्रोप्राइटरी रेशो तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सॉल्वेंसी रेशो में नेक्स्ट हमारे पास जो रेशो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नाम क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कवरेज, यानी कि एक ऐसी रेशो है
जो ये बताती होगी ना कि आप कितना इंटरेस्ट कवर कर सकते हो। पर इंटरेस्ट कवर कहां से किया जाता होगा? प्रॉफिट से। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताती है कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप EBIT कहते हो, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। मतलब कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, और आपको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो 1,00,000 का प्रॉफिट कितनी बार आपके इंटरेस्ट को कवर कर देगा? 10 टाइम्स। तो बस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसी को ही कहते हैं, और ये हमेशा टाइम्स में निकलती है। हाँ, अब हमारे लिए मेन चैलेंज यहाँ पर क्या होता है कि हमें तो चाहिए होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन क्वेश्चन आपको मोस्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा, तो आपको उसे EBIT बनाना होगा। कैसे? हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते हैं ना, तो उसका एक पूरा पैटर्न होता है कि पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर उसके बाद टैक्स माइनस होता है। तो जब आपको रिवर्स चलना है ना, तो आपको अपोजिट काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको EBIT तक पहुंचना है, तो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना है। तो उसमें आप क्या करोगे? टैक्स ऐड कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा PBT। फिर उसके बाद आप इसे बनाएंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप ऐड कर देंगे इसके अंदर इंटरेस्ट, तो आपको मिल जाएगा आपका EBIT। ठीक है, बहुत सिंपल सी रेशो है। अगर ये रेशो हाई आती है तो ये लेंडर्स के लिए बेटर है, क्योंकि ये आपके हाई प्रॉफिट मार्जिन को इंडिकेट करती है कि अगर आप ज्यादा अपने इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हो, इसका मतलब आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो ना, तो ये बेटर इंडिकेशन है फॉर द सेफ्टी मार्जिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेंडर्स। ठीक है, so question number 69 is from the following details calculate interest coverage ratio। आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। यस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब आपको चाहिए EBIT, बट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको? देखो जरा, क्वेश्चन में दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% डिवेंचर और टैक्स रेट है 30%। तो इसका मतलब हमें ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले यहां पर दे रखा है क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितने का है वो है 7 लाख। अब आपको ऐड करना है इसके अंदर टैक्स, और टैक्स ना उन्होंने आपको निकाल के नहीं दिया, आपको रेट दिया 30%। कितना आएगा? ये जो आपको 7 लाख दे रखे हैं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आपने जो टैक्स का 30% कैलकुलेट किया होगा, वो आपने बिफोर टैक्स का कैलकुलेट किया होगा ना। आप यही गलती मत कर बैठना कि आप इस 7 लाख का 30% निकालने बैठ जाओ, ये गलती है आपकी। क्योंकि देखो जरा, क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट सपोज करो 100 था, उसमें से 30% आपने टैक्स पे कर दिया, तो वो प्रॉफिट कितना बचा आपके पास? 70% ना। तो ये बेसिकली आपके प्रॉफिट का सिर्फ 70% हिस्सा है। आप अगर 70% हिस्से का 30% निकाल दोगे, तो आप तो टैक्स कम कैलकुलेट कर रहे हो। समझ रहे हो इस बात को? आपका प्रॉफिट 100 रुपए का था, 30% टैक्स पे करते हैं, तो आपने 30 तो डिडक्ट कर दिया ना, तो 70% प्रॉफिट है तो बचा आपके हाथ में। तो ये 70% प्रॉफिट है सिर्फ, आपको तो 100% प्रॉफिट चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे 7 लाख डिवाइडेड बाय, ये कितना परसेंट बचा हुआ है? 70%। आपको कितना निकालना है? हमें सिर्फ टैक्स निकालना है ना, क्योंकि हमें सिर्फ टैक्स निकालना है, इसलिए हमने टैक्स का परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ 40 होता तो इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60। बेसिकली करना क्या है? टोटल 100 बनाना है। तो ये आया आपके पास 3 लाख। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? 10 लाख। ये क्या निकल कर आया है? PBT। अब क्या ऐड करते हैं? किसके ऊपर होता है इंटरेस्ट? लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन में एक ही लॉन्ग टर्म डेट है, 6% डिवेंचर्स, और वो भी कितने के हैं? 20 लाख के। तो 20 लाख का 6% कितना हुआ? 1,20,000। 20 लाख के डेट है और 6% का इंटरेस्ट है, तो 1,20,000। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 11,20,000। ये क्या निकल कर आया है? EBIT। तो यहाँ पे आपने लिखा 11,20,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अभी तो कैलकुलेट किया आपने इंटरेस्ट 1,20,000। बताइए कितना टाइम्स आएगा? 9.33 टाइम्स। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज हमारे पास। अब लास्ट रेशियो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड।
और इसका फॉर्मूला सिंपल सा हमारे रेशो के नाम से निकलता है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली ये एक रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन द डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर ऑनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों होता है। तो बेसिकली किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर आपको बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर याद हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये रेशो कैलकुलेट की जाती है उस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, जहां पर हम ये चेक करते हैं कि किसी कंपनी को डेट लेना फायदेमंद है या फिर डेट लेना उसके लिए नुकसान के लिए, मतलब फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। जहां डेट लेने की वजह से हमारे शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, तो उस चीज को चेक करने के लिए इस वाली रेशो का यूज किया जाता है। ठीक है, तो डेट से हमारा मतलब, अभी हम इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, तो ये पता चल चुका है कि डेट से हमारा मतलब नॉन करंट लायबिलिटी से है। और कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, या तो नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या फिर शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहा जाता है, तो कभी अगर आपको क्वेश्चन में नेट एसेट्स गिवन हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर ये रेशो हाई आती है तो ये यही रिप्रेजेंट करती है कि लेंडर्स के लिए फिर सेफ्टी कम है, बट कंपनी के लिए फायदा है, मैनेजमेंट के लिए फायदा है, क्योंकि वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से अपने अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, और इसी का अपोजिट अगर रेशो लो आती है तो। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी रेशो है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। आपको 9% डिबेंचर, 8% पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सब कुछ गिवन है। सबसे पहला काम क्या है भाई हमारा? फॉर्मूला लिखना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहां पर हमारा डेट से मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है क्या? नॉन करंट लायबिलिटी में भी दो चीजें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। भाई ये जो डिवेंचर्स हैं, ये जो पब्लिक डिपॉजिट है, क्या ये उधारी नहीं है? तो आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी दे रखे हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी। बताइए जरा डिवेंचर्स कितने के आपके पास? आपके पास क्वेश्चन में 2 लाख के डिवेंचर्स हैं और 5 लाख की, हाँ 5 लाख की पब्लिक डिपॉजिट है और 2 लाख के आपके प्रोविजंस हैं। तो टोटल डेट आपका कितना है? 9 लाख का आपको डेट मिल गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आपके पास क्वेश्चन में नेट फिक्स्ड एसेट्स है? वर्किंग कैपिटल है? इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। सेकेंड वाले फॉर्मूले के लिए मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड दे रखा है क्या? डायरेक्टली तो नहीं दे रखा, बट शेयर होल्डर फंड के 2 कंपोनेंट होते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको क्वेश्चन में शेयर कैपिटल गिवन है 8 लाख की और रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे पास 5 लाख की। शेयर कैपिटल हो गई 5 लाख के, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तो शेयर होल्डर फंड हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है? नॉन करंट लायबिलिटी अभी अभी आपने कैलकुलेट करी 9 लाख की, तो 22 लाख की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो चुकी है। यार आपका 0.41:1। ठीक है, सिंपल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और सॉल्वेंसी रेशियो को कंप्लीट करते हैं। 77, क्वेश्चन नंबर 77 भी देख लेते हैं एक बार। आपको फिर से यही रेशियो कैलकुलेट करनी है। 10% प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है और 9% लोन फ्रॉम IDBI है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बताइए यहाँ पे वापस डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी है क्या? डायरेक्टली आपको दे रखा है 9% लोन, है ना हमारा डेट, तो आपको सीधे सीधे डेट गिवन है 30 लाख का। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो फिर से मेरे पास ना तो नेट फिक्स्ड एसेट्स तो है ही नहीं, इसका मतलब दूसरे से ही निकलेगा। शेयर होल्डर फंड यहां पर भी नहीं है, बट शेयर कैपिटल्स हैं। मेरे पास 5 लाख की एक कैपिटल है प्रेफरेंस की और 15 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स एंड सरप्लस है क्या क्वेश्चन में? 2 लाख के रिजर्व्स एंड सरप्लस है और नॉन करंट लायबिलिटी गिवन ही थी। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो यूज ही नहीं किया हमने,
देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस जब गिवन है ना तो उसमें इंक्लूडेड है वो, तो हाँ, लिख मत देना गलती से दोबारा। तो ये आ गया आपका 52 लाख, आप इसे यहां पर लिखेंगे 52 लाख को, तो ये आ गई आपकी 0.58:1। देखो बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये लास्ट की कुछ रेशियोज हैं, इनके आप 2-3 क्वेश्चंस भी ट्राई कर लोगे तो आपकी ये रेशियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज सॉल्वेंसी रेशियो तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।